करिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अजीत सर POM पर स्वागत है। आज इस चैनल के माध्यम से हम लोग बायोलॉजी के कुछ लेसन का अध्ययन करेंगे जो पिछले कुछ दिनों से लॉकडाउन के चलते बंद पड़ा था। आज इस चैनल के माध्यम से हम लोग बायोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो जेनेटिक्स से रिलेटेड है, जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार, मोलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस लेसन में मुख्य रूप से हम लोग को प्रीवियस लेसन का ही कुछ टॉपिक को रिवीजन करना है। आप पिछले लेसन जो 5 था आपको क्लास में स्टडी करा दिया गया था। अगर नहीं भी कराया गया है तो इस लेसन के माध्यम से उसको बेसिक तौर पर प्रस्तुत करते हुए चलेंगे। इस लेसन में मुख्य रूप से हम लोग आनुवांशिक पदार्थ की चर्चा करेंगे। आनुवांशिक पदार्थ कहने का मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुण जाते हैं या स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफर होने की प्रक्रिया होती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस लेसन में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो मुख्य रूप से कार्य किस तरह से करते हैं, क्योंकि प्रीवियस लेसन में हम लोग यह पढ़ चुके हैं कि आनुवांशिक पदार्थ होता है, जाहिर सी बात है होता है। अगर होता है तो हमारे अंदर किस तरह से काम करते हैं, कुछ रासायनिक प्रक्रिया के अनुसार काम करते हैं या उनके कुछ सिद्धांत हैं उनके अनुसार काम करते हैं, वो सारे टॉपिक को हम लोग बारी बारी से इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं आनुवांशिक पदार्थ की। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जीन जो गुणसूत्र होते हैं उसके अंदर जो डीएनए होते हैं वही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया करती है। ये बात आपको समझ में नहीं आई। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक जीन या गुणसूत्र को लेते हैं तो एक जो गुणसूत्र होता है उसके अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो डीएनए होती है वो इस तरह से सर्पिलाकार में इसके अंदर स्थित होती है। अगर इसके एक पार्ट को अगर डीएनए के अगर पूर्ण रूप से हम खोलेंगे तो इस तरह की संरचना को हम देख पाएंगे। जब पूर्ण रूप से इस संरचना को हम लोग देख पा रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि डीएनए किस रूप में इस गुणसूत्र के अंदर स्थित होता है। इसमें मुख्य रूप से जो यह डीएनए होता है इसमें 4 प्रकार के प्रोटीन स्थित होते हैं। जैसे अगर आपको मान के चले तो एक यहाँ पर आता है H2A, एक होता है आपका H2B, एक होता है आपका H3 और एक होता है आपका H4। ठीक है, ये आपका हो गया H2A, H2B, H3 और H4। ये चारों के चारों क्या है तो यह एक प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन है। यह चारों के चारों क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन के अगर प्रकार की बात किया जाए तो आप जाहिर सी बात है समझ गए होंगे कि यह कितने प्रकार के हो जाएंगे, तो 4 प्रकार के। सबसे पहला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा H2A, सेकंड क्या है H2B और थर्ड क्या होगा H3 और फोर्थ में हो जाएगा आपका H4। यह 4 प्रकार का आपका हिस्टोन प्रोटीन हो जाएगा। अब समझिए, यह हिस्टोन प्रोटीन इस डीएनए में रहता है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना था कि यह जो डीएनए होता है यह डीएनए आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, बल्कि यह जो प्रोटीन है यह प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ है। परंतु यह कथन उनका गलत था। अब समझिए, प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ नहीं था, डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। इसका क्या प्रूफ है? तो इसके लिए काफी सारे अवधारणाएं दिए गए हैं, आगे की क्लास में हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। फिलहाल जो देखने योग्य बात है वो देखिएगा। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है उससे पहले
कहा गया कि कुछ न्यूक्लिक अम्ल होते हैं जिसके कारण यह डीएनए का निर्माण होता है। कुछ दिन क्या कहा गया? न्यूक्लिक अम्ल है। अब समझिएगा न्यूक्लिक अम्ल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यूक्लिक अम्ल की चर्चा करें तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रीडरिच मिसर द्वारा किया गया था। फिर से याद कीजिएगा, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसके द्वारा? फ्रीडरिच मिसर द्वारा किया गया था। यह जो न्यूक्लिक अम्ल है यह इस डीएनए के केंद्रक में देखा गया था। इस डीएनए के कहा देखा गया था? केंद्रक में। इसलिए इसे सिर्फ और सिर्फ क्या कहा गया? न्यूक्लिक कहा गया, अम्ल नहीं कहा गया। क्या कहा गया? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक कहा गया, क्योंकि यह डीएनए के केंद्रक में रहता था, इसलिए इसे फ्रीडरिच मिसर द्वारा सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक कहा गया। फ्रीडरिच मिसर के बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था आपको अल्टमान। अल्टमान एक वैज्ञानिक आए, इन्होंने इस न्यूक्लिक की प्रवृत्ति की जांच की कि यह क्षारीय है या अम्लीय है। तब उन्होंने बताया कि यह न्यूक्लिक एक अम्ल की तरह व्यवहार करता है, इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या कर दिया? न्यूक्लिक अम्ल कर दिया। फिर से समझिएगा, फ्रीडरिच मिसर द्वारा सिर्फ और सिर्फ केंद्र में पाए जाने के कारण इसका नाम न्यूक्लिक कहा गया। उनको यह नहीं पता था कि यह अम्ल है। जबकि जैसे ही बात आगे बढ़ी तो एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम क्या था आपका? अल्टमान। अल्टमान ने क्या बताया कि इसकी प्रवृत्ति कैसे है? तो अम्लीय है, तो ये हो गया आपका न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है। अब देखिए, अगर इस न्यूक्लिक अम्ल की हम चर्चा करें तो यह न्यूक्लिक अम्ल हमारा दो प्रकार का हो जाता है। एक जो है वो आपका डीएनए है जिसका डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल कह सकते हैं, और एक आपका आरएनए होता है जिसको राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ठीक है। अब समझिएगा, न्यूक्लिक और न्यूक्लिक अम्ल और हिस्टोन प्रोटीन, यह सारी की चर्चा अभी तक हो रही थी बायोलॉजी में, लेकिन यह कंफर्म तब तक नहीं हुआ था कि डीएनए का निर्माण किससे हुआ है, और अगर डीएनए का निर्माण हुआ है तो आनुवांशिक पदार्थ इसमें कौन है, यहां तक भी पता नहीं चला। अब समझिएगा, यह जो आप चार प्रकार के प्रोटीन देख रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन, यह डीएनए में इस तरह से रहता है जैसे आप मान के चलिए गेंद देख रहे होंगे, बॉल। अब उस बॉल को समझिए, यह कोई डीएनए नहीं, एक प्रकार की रस्सी है, और यह आपका बॉल हो गया। तो यह डीएनए इस बॉल को इस तरह से घुमावदार आकार से अपने आप में बांधे हुए रहता है। किसको? तो हिस्टोन प्रोटीन को। हिस्टोन प्रोटीन किस प्रकार से सहायता करता है इसको हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ याद रखेंगे कि हिस्टोन प्रोटीन में कितना आ जाएगा? 4, एक H2A, H2B, H3 और H4 आ जाएगा। आगे हम लोग चर्चा किए न्यूक्लिक का। यह डीएनए के केंद्रक में पाया जाता था, इसलिए इसको सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक कहे, फ्रीडरिच मिसर से। जब आगे बढ़े तो एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या था? अल्टमान। इन्होंने इसकी अम्लीय प्रवृत्ति होने के कारण न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया है। और यह न्यूक्लिक अम्ल कितना प्रकार के? तो दो प्रकार के हो गया। एक आपका डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो गया, और एक आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड हो गया। अब समझिए, इस तरह से डीएनए की पूर्ण रूप से आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि संरचना के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यह आपका भ्रम है। यह डीएनए का संरचना नहीं है। डीएनए की संरचना के लिए हम लोग डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल का प्रयोग करेंगे। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल क्या है उसको समझने से पहले एक डीएनए में क्या क्या होता है उसको बारी बारी से समझेंगे। और उससे समझने से पहले अगर आप न्यूक्लिक अम्ल समझ पाए हैं तो यहाँ पर दो मुख्य बातें और आती है। एक आती है आपका न्यूक्लियोसाइड और एक आता है आपका न्यूक्लियोटाइड। अब समझिएगा न्यूक्लियोसाइड क्या है और न्यूक्लियोटाइड क्या है।
चलिए अब समझते हैं हम लोग न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में। सर्वप्रथम समझिएगा, आपको जो चर्चा किया जा रहा है वो आपका है न्यूक्लियोसाइड का। और इसके बाद जो हम लोग चर्चा करेंगे आगे वो हो जाएगा आपका न्यूक्लियोटाइड। अब समझिए न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, समझिएगा। अगर न्यूक्लियोसाइड की हम बात करें तो सर्वप्रथम जो इसमें आएगा वो आपका हो जाएगा पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर प्लस इसमें जो आपका जुट जाएगा वो होगा आपका नाइट्रोजिनस क्षार। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस क्षार तब बन जाएगा आपका न्यूक्लियोसाइड। अब समझिएगा, उसी तरह से न्यूक्लियोटाइड की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले जो इसमें होगा वो आपका क्या हो जाएगा, पेंटोज शुगर प्लस पेंटोज शुगर के बाद फिर यही बात नाइट्रोजिनस क्षार आ जाएगा इसमें भी। प्लस इसमें एक और ग्रुप आ जाएगा जिस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप। अब समझिएगा, बारी बारी से समझते हैं हम लोग न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में, ठीक है। बहुत सारे आपको बिहार बोर्ड जो एग्जाम लेता है उसमें आप लोग देखे होंगे कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर भी पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा थ्योरी के माध्यम से तो इसका अंतर लिखने के लिए आपको अलग से क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। यह कैसे बनता है, इसमें क्या क्या होता है, अगर आपको याद होगा तो आप इसका अंतर बहुत ही आसानी तरीका से लिख सकते हैं, समझिएगा। सबसे पहले अगर चर्चा करें न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड की अगर चर्चा करें तो इसमें आप सबसे पहले देख रहे होंगे पेंटोज शुगर की चर्चा की गई है और उसमें नाइट्रोजिनस क्षार। पेंटोज शुगर की बात करते हैं तो समझिएगा, पेंटोज मतलब 5 कार्बन वाले शुगर। समझिए, सबसे पहले समझते हैं पेंटोज शुगर के बारे में। अगर पेंटोज शुगर कहने का मतलब यह आपका 1 नंबर कार्बन हो गया, यह आपका 2 नंबर कार्बन हो गया, यह आपका 3 नंबर कार्बन हो गया और यह आपका 4 नंबर कार्बन हो गया और ये लास्ट आपका कितना नंबर, 5 नंबर कार्बन हो गया। फर्स्ट कहने का मतलब प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, समझिए आगे। 5 कार्बन के जो यह समूह है इसी को हम लोग बोलते हैं पेंटोज शुगर। अब न्यूक्लियोसाइड कहता है कि पेंटोज शुगर पे अगर प्राइमरी कार्बन जो 1 नंबर कार्बन है अगर इस पर नाइट्रोजिनस क्षार अगर जुट जाता है तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हो जाता है। फिर से समझिएगा, सबसे पहले हम क्या बनाएं तो पेंटोज शुगर की रचना बनाएं। अब पेंटोज शुगर क्या कहता है कि अगर पेंटोज शुगर में आप नाइट्रोजिनस बेस को जोड़ दीजिएगा कितना नंबर कार्बन पर, तो 1 नंबर कार्बन पर,
तो यह क्या बन जाएगा संरचना? न्यूक्लियोसाइड। सबसे पहले यह क्या था? एक पेंटोज शुगर था। पेंटोज शुगर के 1 नंबर कार्बन मतलब प्राइमरी कार्बन पर हम लोग क्या जोड़ दिए? नाइट्रोजिनस बेस। जब नाइट्रोजिनस बेस जोड़ दिए तो अब ये पेंटोज शुगर नहीं रह गया, बल्कि यह क्या बदल गया? न्यूक्लियोसाइड में। उसी तरह से चर्चा आगे करते हैं हम लोग न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले कहता है कि पेंटोज शुगर होना चाहिए। पेंटोज शुगर मतलब वही फिर 5 कार्बन का समूह। सबसे पहले 5 कार्बन का समूह हम लोग बना लेंगे। अब समझिएगा, यहाँ पर 5 कार्बन का हम लोग समूह बना लिए। फिर से काउंटिंग कर लेते हैं। देखिएगा, यह आपका 1 नंबर कार्बन हो गया, 2 नंबर कार्बन हो गया, यहाँ पर आपका 3 नंबर कार्बन हो गया, यहाँ पर आपका 4 नंबर कार्बन हो गया और एक 5 नंबर कार्बन हो गया। ये हमारा पेंटोज शुगर बनके तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे? पेंटोज शुगर में नाइट्रोजिनस क्षार को जोड़ते हैं। तो नाइट्रोजिनस क्षार हमेशा एक सिद्धांत के साथ जुड़ता है। कितना नंबर कार्बन पर जुटेगा? तो 1 नंबर कार्बन पर। हम लोग अभी देखें जस्ट, तो यहां भी 1 नंबर कार्बन पर नाइट्रोजिनस बेस क्या होगा? जुट जाएगा। तब आप कहिएगा कि सर यह फिर तो न्यूक्लियोसाइड ही बन गया। बिल्कुल, यह न्यूक्लियोसाइड ही बन गया। जब 1 नंबर कार्बन पर हम नाइट्रोजिनस बेस को जोड़ते हैं तो यह क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड। लेकिन न्यूक्लियोटाइड कहता है कि पेंटोज शुगर के साथ साथ अगर नाइट्रोजिनस बेस जुटेगा तब तक न्यूक्लियोसाइड है। लेकिन अगर 5 नंबर कार्बन पर आपका फॉस्फेट मतलब PO4 ग्रुप जुट जाएगा तो यह न्यूक्लियोसाइड न बन करके न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। फिर से समझिए, 1 नंबर कार्बन पर नाइट्रोजिनस बेस जुटा तब तक यह न्यूक्लियोसाइड था। जैसे ही 1 नंबर के साथ साथ 5 नंबर कार्बन पर PO4 फॉस्फेट समूह जुट जाता है, फॉस्फेट ग्रुप जुट जाता है, तब यह न्यूक्लियोसाइड न रह के न्यूक्लियोटाइड में बदल जाता है। अब समझिएगा, यह दोनों के सामने लिखने का रीजन सिर्फ यही था कि अगर आप इसमें अंतर भी प्रस्तुत करना चाहें तो बहुत ही आसान तरीका से कर सकते हैं। जैसे न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि पेंटोज शुगर के साथ साथ अगर नाइट्रोजिनस क्षार जुट जाता है तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हो जाएगा। उसी प्रकार पेंटोज शुगर के साथ साथ नाइट्रोजिनस क्षार और उसके साथ साथ अगर फॉस्फेट ग्रुप जुट जाता है तो यह न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। किस प्रकार से जुटता है जो आप लोग देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग का आया पेंटोज शुगर, तो 5 कार्बन का एक समूह ले लिए हम लोग। आगे कहता है कि अगर इसमें नाइट्रोजिनस बेस को आप जोड़ दीजिएगा तो समझिए न्यूक्लियोसाइड बन गया। देखिए कितना इजी है। पेंटोज शुगर लिए और 1 नंबर कार्बन पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड था उसको हटा दिए और वहां पर क्या जोड़ दिए? नाइट्रोजिनस बेस। हमारा न्यूक्लियोसाइड बन के क्या हो गया? रेडी हो गया। अब न्यूक्लियोसाइड कहता है कि अगर 1 नंबर कार्बन पर आप नाइट्रोजिनस बेस को जोड़ दिए हैं तब तो कोई बात नहीं। अगर 5 नंबर कार्बन पर आप PO4 फॉस्फेट समूह को जोड़ दीजिएगा तो हम न्यूक्लियोसाइड न बन करके न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे। और यह दोनों में अंतर हो गया है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजिनस बेस कितने नंबर कार्बन पर पुट किया जाता है, तो कितने नंबर कार्बन पर होगा? 1 नंबर कार्बन पर। उसी प्रकार न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट समूह को कितने नंबर कार्बन पर जोड़ा जाता है, तो यहां पर कार्बन नंबर कितना होगा? 5 होगा। अगर 1 नंबर कार्बन पर नाइट्रोजिनस बेस जोड़ देंगे तो न्यूक्लियोसाइड, 5 नंबर कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे
तब न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अंतर बारी बारी से समझिएगा। पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजिनस बेस सिर्फ जुटेगा तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। पेंटोज शुगर के साथ साथ नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप भी जुट जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ और सिर्फ एक नंबर कार्बन पर नाइट्रोजिनस बेस होता है, जबकि न्यूक्लियोटाइड में एक नंबर कार्बन के साथ साथ 5 नंबर कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप भी होता है। दोनों में किस प्रकार से अंतर हो रहा है समझ में आ रहा होगा। चलिए आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से यहीं तक चर्चा करेंगे। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड बताने के सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था कि आगे की क्लास में जब भी हम चर्चा करें डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल का तो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि डीएनए 2 धागीय होता है। इसकी चर्चा हम लोग आगे की क्लास में करेंगे और वह दोनों धागों का निर्माण इसी तरह से होता है। किस तरह से न्यूक्लियोसाइड कार्य करता है, किस तरह से न्यूक्लियोटाइड कार्य करता है, उसको हम लोग आगे क्लास में चर्चा करेंगे। आप इस चैनल पे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे के वीडियो आप लोग को बहुत जल्दी मिलेगा। सर